चलें जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जी, हमारा जो सेशन है इसका नाम है जी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स या आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इस सेशन का पर्पस क्या है? ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए सेशन नहीं है कि जी इसमें हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे और कुछ भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे पर्टिकुलरली इस साल अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए और जो बच्चों ने अभी अगले साल अपेयर हो रहे हैं, दोनों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट किसी सिलेबस से नहीं है, किसी सब्जेक्ट से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि नाम से जाहिर है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, कुछ वो चीजें हैं जो जिनको हम टेक्निकल नेचर कहते हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, तो उनसे आपको क्या क्या फायदा जो है वो हासिल हो। क्लियर हो रही बात? तो सबसे पहले जो मेरा फोकस होगा, जो पहला हमने एक वीक कह ले, पूरा एक वीक हमने प्रैक्टिस करनी है, इसमें मैंने पढ़ाना कम है और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम करीब है। तो जिन बच्चों ने रिवीजन करनी है, जिन बच्चों ने रिवीजन करनी है अपने सिलेबस की, आजकल मॉक्स दे रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, अब ये जो पैटर्न मैं बताऊंगा आपने आज ही इसको जो है वो उस पर करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी है इसकी, और फिर उसके रिजल्ट्स आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, वो इस सिंपल टेक्निक से मैनीफोल्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी इस्लामिक स्टडीज, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, कोई भी पेपर हो, कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर स्टेटमेंट के साथ लगाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन टेक्निक्स के ऊपर काम नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर उन वर्ड्स के ऊपर काम नहीं किया। पहले नंबर पे तो ये है कि लिखवाने का ट्रेंड ही नहीं है, जो खास तौर पे जो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिवाय इंग्लिश के, लिखवाने का हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। अगर कोई लिखवाता भी है तो ये इतना मुश्किल काम हो जाता है बाज़ औक़ात को वो टीचर्स के लिए कैरी करना मुश्किल हो जाता है। अब आएंगे जी हम यहां से हम स्टार्ट करें जी फॉर्मली अपना सेशन। कुछ वर्ड्स हैं, मसलन एनालाइज, मसलन डिफाइन, मसलन असेस, मसलन क्रिटिकली एनालाइज, मसलन डिमॉन्स्ट्रेट, डिस्क्राइब, डिफाइन। तो अगर इन सब का मतलब एक ही है तो फिर एग्जामिनर हर स्टेटमेंट में ये वर्ड डिफरेंट क्यों यूज करता है? और इंग्लिश डिक्शनरी में और लिंग्विस्टिक्स में भी इनका जो कॉनोटेशन है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब दो वर्ड्स हैं जो आज की हमारी क्लास का एजेंडा है। मकसद सिर्फ आज ये है कि सारे बच्चों को कुछ को पता ही नहीं है कि ये आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है। तो इस सेशन में हमने करना क्या है, क्योंकि बच्चे यूज टू होते हैं कि जी कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी लेके आए, कि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है उनको किस किस तरीके से डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? सबसे पहले जी हमने डिस्कस करना है क्रिटिकल एनालिसिस, और दूसरी तरफ जो है हमने एक वर्ड आज डिस्कस करना है, डिफाइन। जी क्रिटिकल एनालिसिस और उसके साथ साथ कौन सा वर्ड आ रहा है जी, डिफाइन का। अब आप अपनी मर्जी की कोई स्टेटमेंट ले लें किसी भी सब्जेक्ट की, जो आपको सवाल अभी के अभी तैयार है,
जो आपके ज़हन में जिसकी कोई हेडिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर चूंकि मेजॉरिटी बच्चे पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, तो हम पॉलिटिकल साइंस की स्टेटमेंट ले लेते हैं कि जी डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कि क्रिटिकली इवेल्युएट प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। अब फिलहाल हम 2 मिनट के लिए ये भूल जाते हैं कि हमें क्रिटिकली एनालाइज या डिफाइन इन दोनों में कोई फर्क करना है। हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं करना, और हमें जितने भी पॉइंट्स पता हैं, जो बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हैं, ये यहां पे भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस, उसके कोई भी अपनी मर्जी के 5, 7, 8 जो हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप अपने पेजेस पे लिख लें। जल्दी करें, शाबाश। जो आपको लगता है कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस किस किस चीज पर मुश्तमिल है, आप वो लिख लीजिए। मसलन मैं आपकी साथ साथ मैं अपने भी पॉइंट्स बताता जाता हूं, ठीक है जी। कि जी रूल ऑफ नॉलेज है, डिवीजन ऑफ लेबर है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, हार्मनी है। ये मेरे पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको याद है अभी के अभी। क्लियर होगी बात? नोट्स के अंदर जो आप लोगों ने हेडिंग्स तैयार की होती हैं किसी भी सवाल की, वो इसी तरह ही होती है ना, कि ऊपर आप टॉपिक लिखते हो कि प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, और नीचे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 आर्ग्यूमेंट्स में वो क्या किए होते हैं, लिखे होते हैं। स्टूडेंट समझता है कि ये जो 10 हेडिंग्स मुझे याद है ना, बस जब मैंने पेपर में जाने और जैसे ही मैंने प्लेटो का नाम पढ़ना है वहां पेपर में, या जस्टिस का नाम पढ़ना है, मैंने ये 10 के 10 पॉइंट्स में उनको क्या करना है, लिख देना है। ये है वो टेक्निकल एरर, ये है वो टेक्निकल ब्लंडर जिसकी वजह से कहने कि ये सेशन जो है ये हमने कंटिन्यू किया। क्योंकि मैं आप लोगों से ही सवाल करना चाहूंगा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज भी क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब पता है क्या समझते हैं, कि पूरा सवाल अटेम्प्ट करना है और एंड पे जाके हेडिंग देनी है किसकी, क्रिटिकल एनालिसिस की, और उसके अंदर हमने क्रिटिसिज्म करना है। आप खुद ही जज बन सकते हैं कि अगर आप में से मेजॉरिटी बच्चों के माइंड में क्रिटिकल एनालिसिस की ये डेफिनेशन मौजूद है, तो फिर वो कहते हैं ना, यू आर एट द राइट प्लेस। इसका मतलब है कि फिर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही ब्लेंडर है जिसकी वजह से हमने इस डिस्कशन को किया है। उसकी वजह है कि जो रिसर्च है, जो डिस्कोर्स है, उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब है और डिफाइन का क्या मतलब है, दोनों चीजें जो है उनमें क्या है फर्क। क्लियर होगी बात? साथ साथ ही चले अब हम समझेंगे कि जी क्रिटिकल एनालिसिस से क्या मुराद है और नंबर 2 डिफाइन से क्या मुराद। तो 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं, लिखते जाएं। नंबर 1, जब हम बात करते हैं डिफाइन की, तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने वो जो वर्ड हमसे पूछा गया है उसका मीनिंग या मीनिंग्स वो देने हैं, मीनिंग या मीनिंग्स जी। नंबर 2, हमने बताना है कि जो मीनिंग हमने दिया है, जो डेफिनेशन हमने की है, क्या उस डेफिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, क्या उस डेफिनेशन के अंदर कोई इश्यूज हैं कि नहीं। अभी समझाऊंगा फिर क्लियर हो जाएगा। और नंबर 3 पे, क्या उस सेम आइडिया की कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, अगर करती है तो उस पर भी बात करें। क्लियर हो गया? अभी आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये जितने भी प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस के आपने पॉइंट्स लिखे हैं,
उन पॉइंट्स को अब बराए मेहरबानी इसके मुताबिक हल करने की कोशिश करें कि डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, फुल स्टॉप। ये 20 नंबर का सवाल है। अब ये 3 चीजें हैं, मीनिंग उस डेफिनेशन के अंदर, प्रॉब्लम, और नंबर 3 क्या कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो प्रॉब्लम पता है कहां पे है? स्टूडेंट्स के आपस के जो आइडियाज हैं उनके दरमियान रब्त नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। मिसाल के तौर पर यहां पर प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस लिखने, तो भाई सबसे पहली आउटलाइन में क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 कि प्लेटो का जो डेफिनेशन है या मीनिंग है जस्टिस की वो क्या है। क्लियर होगी बात? अब ये जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे इसके नीचे आगे बनाए ना, साथ साथ ये आगे इसके नीचे, क्योंकि डिफाइन क्या कहता है कि जो आपसे पूछा गया उसका क्या बताओ आप, मीनिंग। तो मीनिंग जब बताना है तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस का क्या है मतलब है कि उससे मुराद क्या है, तो ये सारे आ गए उसके अंदर। नंबर 2, अब दूसरा क्या है कि उस जो प्लेटो ने डेफिनेशन की है क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी है। तो आप जितने लोग पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, मैं हमेशा क्लास में एक बात करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर या ओवरऑल सोशल साइंसेस के अंदर दुनिया का कोई भी आइडिया उसको हतमी नहीं मानना। हमेशा आदत बना लें कि आपने उसके ऑपोजिट जो है वो जरूर सोचना है। तो मुझे बताएं, अगर प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है कि नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू, पॉलिटिक्स का मकसद क्या है, लोगों की फलाह बहबूद, तो मुझे बताएं क्या इस डेफिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? क्या नजर आ रही है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम, ये जो प्लेटो की डेफिनेशन ऑफ जस्टिस है, ये बड़ी वो क्या कहते हैं मॉरल डेफिनेशन है जस्टिस की। हिस्ट्री हमेशा ये नहीं बताती कि नॉलेज इज वर्च्यू है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो इंसान की नेचर है, अब ये मैं सॉल्व करवा रहा हूं समझे साथ साथ, ठीक है, जो इंसान की नेचर है उसके अंदर जो इगोइस्टिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो बैड पार्ट है वो तो इस डेफिनेशन के अंदर कवर ही नहीं होता। तो ये आपने क्या किया, नंबर 2 हेडिंग आपने क्या बनाई कि प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और नंबर 3, क्या कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको मैं कहता हूं ना कि जब प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ना है तो फिर जब मैकियावेली पढ़ना है तो फिर उसको सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना, उसको वापस लाके जोड़ना है किसके साथ, प्लेटो के साथ और एरिस्टोटल के साथ। उसका मतलब क्या होता है वो अब आपको चीज काम देगी। जितने स्टूडेंट्स जिनकी मल्टी पर्सपेक्टिव स्टडी है उनको वो चीज अब फायदा देगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस की एक डेफिनेशन किन्होंने की, ग्रीक्स ने की, प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने की, और उसी प्लेटो के साथ बैठा हुआ एक बंदा है जिसने उसी टाइम ही कह दिया था कि नहीं, जस्टिस क्या है, जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। जस्टिस क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द। तो इसका मतलब है ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और जब मैकियावेली आया तो उसने इस थ्योरी की बुनियाद पर और इस पॉइंट की बुनियाद पर पूरे का पूरा क्या दे दिया, एक नया तस्वुर दे दिया कि नॉलेज वर्च्यू नहीं है, पावर वर्च्यू है। तो अब तीसरी बात क्या है कि जो जस्टिस की नई एक डेफिनेशन आपने ले ली है, और वो कौन सी है कि पावर इज वर्च्यू। एक बात याद रखिएगा, सवाल का जवाब कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं जाना। फर्क कहां पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि कौन सी बात लिखनी है और कौन सी बात नहीं लिखनी। तरतीब चेंज हो जाएगी आपकी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा बच्चा कहेगा कि डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस में मैकियावेली का क्या काम है या किसी और फिलोसफर का क्या काम है? कोई काम नहीं, लेकिन है, बिकॉज डेफिनेशन जो है वो क्या करती है, रिक्वायर करती है
कि आप जब किसी चीज को डिफाइन करें, और मैं फिर आपसे कहूंगा राइटिंग इज अ कम्युनिकेशन। ये आपके दिमाग का क्या है, जो आप लिखते हो इसका मतलब है यही आप सोचते हो। तो जब आप प्लेटो के आइडिया को सोचते हुए उसके ऑपोजिट भी सोचते हो, तो आप एग्जामिनर को क्या मैसेज दे रहे हो कि मेरा दिमाग जो है वो वन साइडेड नहीं है, मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव सोचने वाला बंदा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला बंदा हूं। ये भी एक चीज होती है जो हिडन होती है, लेकिन जब हम पेपर चेक करते हैं तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पर्सन, कि वो बंदा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, ये रिफ्लेक्ट होगा उसके पेपर से। डन हो गया। तो अब ये सवाल आपने किसके मुताबिक किए, डिफाइन के मुताबिक। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ये क्या होता है। नंबर 1 जी, नंबर 1 वो कहता है कि जब आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकल एनालिसिस लिखो, तो ये वर्ड पे गौर करना है आपने। वो कहता है गिव योर वर्डिक्ट। गिव योर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? अब ये एक टेक्निकल एरर है। इधर सवाल कहां से शुरू हुआ था? मीनिंग से, सॉफ्ट टोन में, कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस ये होता है, प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस वो होता है, सॉफ्ट टोन के साथ। यहां पर सवाल के आगाज में आपने पहली लाइन में ये नहीं बताना कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस ये है या वो है। यहां पर आपने क्या देना है? वर्डिक्ट देना है। क्या वर्डिक्ट देना है? कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो ट्रू है, फॉल्स है। अगर ट्रू है तो किस हद तक है, टू व्हाट एक्सटेंट, और अगर गलत है टू व्हाट एक्सटेंट। यहां पर जो लैंग्वेज आप यूज करोगे ना इंट्रोडक्शन के अंदर, वो पहली लाइन ये नहीं होगी कि प्लेटो वाज बोर्न इन फलां, प्लेटो के दादे का नाम ये था, प्लेटो की फूफी का नाम ये था। ये है वो टेक्निकल एरर। पहली लाइन में ही आप बताएंगे कि प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस इज नियरली true to the political realities of the world, however it lacks फला 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 चीज। तो पहली लाइन डेफिनेशन के मुताबिक लिखी तो डिफरेंट हो गई, और पहली लाइन अगर क्रिटिकल एनालिसिस के मुताबिक लिखी तो अलग हो गई। ये एक गलत तस्वुर है अनफॉर्चुनेटली, जिसको टीचर्स और खास तौर पर जो CSPs हैं वो प्रोपोगेट करते हैं कि जी क्रिटिकल एनालिसिस अलग से लिखना चाहिए। भाई क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है पूरा का पूरा सवाल ही क्रिटिकल एनालिसिस का है। अलग से हेडिंग देना और उसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म शुरू कर देना, दिस इज नॉट क्रिटिकल एनालिसिस। क्लियर होगी बात? नंबर 2, अब आपने एविडेंस देना है। अब आपने क्या देना है? एविडेंस। जिस चीज को आपने ट्रू कहा है उसको क्यों ट्रू कह रहे हो? मसलन आपने पहली लाइन में वर्डिक्ट दिया कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा जबरदस्त है और इसको होना चाहिए, और ये इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करता है। तो आप इधर क्या बताओगे? मैं फिर कहूंगा, बताओगे आप फिर वही कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस इसलिए ठीक है ताकि नॉलेज के थ्रू हमें रूल किया जा सके, वो इसलिए ठीक है ताकि मुआशरे के अंदर, स्टेट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर रहे और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहे, ताकि तीनों इदारे क्या करें, अपना अपना काम करें, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें अचीव होगी। बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? पहले आपने ऊपर क्या दिया है? एक थीसिस दिया, एक वर्डिक्ट दिया है। अब ये बातें आप किस तरह करोगे कि जी मैंने जो ऊपर बात की है वो मैंने की क्यों है? फिर आप आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? जी सोसाइटी के अंदर बैलेंस अचीव होगा। फिर आप कहेंगे कि सियासत दुनिया में इसलिए नहीं बनाई गई कि हम जाती मफादात के लिए भागे, सियासत इसलिए बनी है ताकि हम इज्तिमाई फायदा करें। याद है पॉलिटिकल साइंस में यह बहस हम करते हैं कि सियासत या रियासत क्यों बनाई गई? जाती मफादात के लिए या
पब्लिक मफादात के लिए। तो यहां पर प्लेटो बेचारा क्या अचीव करना चाहता था? पब्लिक मफादात। ये हमने क्या बता दिया है कि ऊपर जो हमने वर्डिक्ट दिया है उसके साथ हम अगर एग्री कर रहे हैं, यानी कि उसका ट्रूथ कितना है और उसके अंदर फॉल्सनेस कितनी है। अगर ट्रूथ है तो वो क्यों है, उसका एविडेंस क्या है हमारे पास। और इसी के साथ अगर हमने ऊपर उसके किसी एक हिस्से पे तनकीद की है तो उसका भी एविडेंस देना है। मसलन आपने एग्जामिनर को बताना है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, वो नॉलेज इज वर्च्यू आजकल नहीं नजर आ रहा हमें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे देता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। लोगों को यही बताया जाता है कि हम किसके लिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो पावर है उसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं ताकि हम क्या करें, कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल उसको परस्यू करें। लेकिन साबित क्या होता है बाद में कि वो शख्स अपने पर्सनल जो एजेंडाज हैं उनको प्रमोट कर। तो इसका मतलब है जहां पर प्लेटो साहब ने जो इंसान के अंदर मौजूद अच्छाई थी उसको अपील किया, वहां पर वो लैक क्या कर गए जी, जो पॉलिटिक्स बियॉन्ड मोरालिटी है उसको उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, उसको उन्होंने मौजू ही नहीं बनाया। तो ये हमें उसकी अपने वर्डिक्ट के अंदर जो चीज सही नजर आई, हमने उसका अब क्या दे दिया, एविडेंस दे दिया। ठीक हो गया। और तीसरी चीज, आपने ये जो चॉइस या वर्डिक्ट लिया था, ठीक है, तीसरी चीज ये आपने क्यों लिया, वाई। आपने जो भी चॉइस या वर्डिक्ट लिया है ये क्यों लिया है, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीजन क्या है। तो ये जो सवाल है ना, ये आपको किताब के मटेरियल से आजाद कर देगा। आपका अपना दिमाग चलेगा, आप खुद सोचोगे। ये बात जिसका आपने एविडेंस दिया है, अगला क्या काम क्या है कि यही आपने क्यों चूज किया। तो आप बताएंगे वहां पर कि मेरी नजर में पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक गुड का नाम है। मेरी नजर में जो अच्छी जिंदगी है वो बैलेंस्ड जिंदगी है। मेरी नजर में जस्टिस क्या है, जब इंसान का जिस्म, इंसान का मुआशरा और इंसान का रियासत वो क्या कर रहे हो, वो अपना अपना काम कर रहे हो। नोटिस कर लें कि ये दोनों जो डिफाइन है या क्रिटिकल एनालिसिस है, हेडिंग्स 10 ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 को क्या कर दो 20 कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 20 को 30 कर दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आपने सेम नॉलेज के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस लगाया तो 3 चीजें चेंज हो गई। नंबर 1, पूरे के पूरे मटेरियल की तरतीब ही चेंज हो गई। आप अपने पास पेपर जो आप लोगों ने लिखे होते हैं उनको उठा के देख लीजिए, 99% बच्चा जो है, 99% बच्चा वो इंट्रोडक्शन एक ही तरीके से लिखता है कि प्लेटो यहां पैदा हुआ, ये उसका आइडिया ऑफ जस्टिस है। भाई उसने पूछा ही नहीं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पता है कि प्लेटो का आइडिया जस्टिस क्या है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या दो, वर्डिक्ट दो अपना कि तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर। दूसरा, मुझे जो सबसे ज्यादा है कि क्वेश्चन की जो टोन और एक्सप्रेशन है ना, वही चेंज हो जाएगा। सिंपल, क्वेश्चन की टोन और एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 3, जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन की स्कीम है और जो फिक्स्ड किस्म की हेडिंग्स आप लोगों ने रटा मारी होती है। मसलन अभी पेपर चेक कर रहा हूं आजकल जो मॉक पेपर्स हो रहे हैं, हर दूसरा बंदा इंट्रो के बाद अगली हेडिंग क्या देता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्यों दे रहा है, क्योंकि जो मार्केट की किताबें हैं उनके अंदर इंट्रो के बाद अगली हेडिंग क्या लिखी होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समझ आ रही बात की? ना डिफाइन में ना क्रिटिकल एनालिसिस में कहीं पर बताएं कि रिक्वायरमेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने की।
तो जो बेचारा एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर पिट रहा है, इसका मतलब है वो बेचारा ठीक बात कर रहा है, वो ठीक बात कर रहा है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, लिखते नहीं है, सेल्फ राइटिंग नहीं करते, रॉटन मटेरियल, जो नोट्स, नोट्स जो है ना वो एक ड्रग होती है ना, तो नोट्स एक ड्रग है, उसके ऊपर हम उस पर बाकायदा, बल्कि उसने एकेडमिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका नाम लिया कि जो हमारी जिस तरह हम लोग एकेडमी है, तो एकेडमी नोट्स का एक ट्रेंड है, आपको पता है बड़ा। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चा समझता है चूंकि मुझे ये 10 हेडिंग्स याद हो गई है, लिहाजा टॉपिक क्या हो गए, क्लियर हो गए। जो बच्चे इस साल अपेयर हो रहे हैं, जो बच्चे इस साल अपेयर हो रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि अपना सब्जेक्ट उठाएं, कोई भी, पॉलिटिकल साइंस हो, जेंडर हो, पाक अफेयर्स हो, कल तक ये दो, क्रिटिकल एनालिसिस और डिफाइन, इन दोनों को सामने रखें और अपनी रिवीजन शुरू करें। रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन आप याद कर करके नहीं करनी, याद आपने बहुत कर लिया, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस, इट्स टाइम टू राइट। हार्डली 2 मिनट लगते हैं आउटलाइन बनाने में। अगर आपको याद है कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो कितना टाइम लगता है पेपर पे लिखने पे, 2 मिनट लिखते, और 1.5 मिनट लगेगा उसको किसके मुताबिक लिखने से, और 1.5 मिनट ही लगेगा उसको, तो 5-6 मिनट में लिख के एक क्वेश्चन की आप क्या कर लोगे, तैयारी कर लोगे। तो अब एग्जामिनर इधर जाए या इधर जाए, अब आप वो जो बंद गली के अंदर फंसा हुआ स्टूडेंट होता है ना, जिसका दिमाग सिर्फ वो 10 हेडिंग में फंस चुका होता है, अब वो आजाद हो चुका है, अब वो आजाद हो चुका है। ठीक है। और जब आप मॉडर्न डे रेलिवेंस लिखते हो, तो फिर क्योंकि आपने इधर रीजनिंग करनी है, ठीक है, इधर क्या करनी है, रीजनिंग करनी है, तो फिर आप 2-4-5 पॉइंट्स तक नहीं अटकोगे, फिर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो फिर आप क्वेश्चन के चारों तरफ क्या करेंगे, घूमेंगे। समझ आ रही है बात की? ठीक है। तो ये एक वर्ड है क्रिटिकल एनालिसिस और एक है डिफाइन। अगर हम इन दोनों को सामने रखते हैं और एक ही स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन की तरतीब क्या होगी, चेंज होगी। जरा अब इसको अप्लाई करें, जरा क्रिटिकल एनालिसिस के मुताबिक लिखें, आउटलाइन बनाएं, जल्दी करें, शाबाश। अब इसके मुताबिक आउटलाइन बनाएं या अपने जहन में एक स्केच बनाएं कि सेम स्टेटमेंट है, पहले डिफाइन के थ्रू बनाई थी ना, अभी क्रिटिकल एनालिसिस के मुताबिक बनाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शाबाश, जल्दी करें। जी आमना, अभी तो, अभी आप यहीं से कंटिन्यू करें, अभी रीकैप तो नहीं दे सकते अभी, फिर बाद में आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, फिर सुन लीजिएगा, लेकिन यहां से ही कंटिन्यू करें। जी शाबाश। जी आदिल साहब बेफिक्र हो जाए, वो हो रही है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बेफिक्र हो। जी शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें।
इतना तो टाइम नहीं है ना, जिनको आता है, जिनके पेपर करीब है। अच्छा, अब जो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर हमने तो 23 में अटेम्प्ट देनी, हमारा इसका क्या फायदा है? आपका इसलिए फायदा है कि आज से आप लोगों ने बनाने शुरू करने होते हैं नोट्स। तो जो नोट्स बनाने हैं, बराए मेहरबानी वो सिंपल हेडिंग्स नहीं लिखनी, उनको इन वर्ड्स के मुताबिक लिखना है। आपका नॉलेज मैंने क्या कहा था, कितने फोल्ड, मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। सेम 10 हेडिंग्स, उनको डिफाइन के मुताबिक भी तैयार करना है, उनको क्रिटिकली एनालाइज के मुताबिक भी तैयार करना है। वो आप देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन आपके के लिए क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अपने नोट्स इस मुताबिक तैयार करने, इसलिए आपको जो है वो कहा है कि आपने लिखना तो नहीं है महीने डेढ़ बाद, महीने डेढ़ बाद तो उन्होंने लिखना है जिन्होंने अपेयर होना है, लेकिन जिन्होंने अगले साल अपेयर होना है उन्होंने अपने नोट्स और अपना माइंड, कोई भी टॉपिक तैयार करना है, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है, ये टेक्निक नहीं छोड़नी आपको। ठीक है, आपको हेल्प करेंगे, आपके नोट्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपका सोचने का, बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, पेपर प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। जी बना लिए, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बना लिया? जिन्होंने बनाया है वो खुद ही बताएंगे कि डिफाइन वाले में और क्रिटिकली एनालाइज वाले में फर्क है कि नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी अबाउट, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये आउटलाइन बना ली है? अच्छा, मजेदार बात है, आप में से बड़े बच्चे होंगे जिन्होंने कॉन्शियसली कभी भी क्रिटिसिज्म या ऑपोजिट सोच तैयार नहीं की होगी। तो जब ये प्रैक्टिस बनाओगे तो जानबूझ के, मसलन अलीगढ़ मूवमेंट पे सवाल तैयार हो रहा है, अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे के ज़हन में भी ना हो कि जब अलीगढ़ लिखना है तो देवबंद का उसके साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन जब ये टेक्निक लगाओगे तो अलीगढ़ को पेपर में लिखने के लिए आपको साथ किसका पता होना जरूरी होगा, देवबंद का भी। इसका मतलब है नॉलेज क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, नॉलेज इंक्रीज होना शुरू हो गया। जी, तो जिन बच्चों ने बना ली है वो इसको बेहतर तरीके से अब इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने जो है वो किस तरीके से अपनी चीजें जो है उनको लेके चलना है। क्लियर हो गया? तो मेरी कोशिश होगी कि हम 3 दिन जो है, 3 दिन या 2 दिन या 3 दिन, वो हम कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे कमेंट है, क्लैरिफाई है, और उसके बाद जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ठीक है, एक चीज मैं और करवा देता हूं, चलिए आज के सेशन में, वैसे तो आज डेमो में हमने इतना ही रखा था, लेकिन एक टर्म और करवा देता हूं, कंपेयर, ये आसान भी है, एंड कॉन्ट्रास्ट। जी, अगर पेपर में आ जाए ना वर्ड कंपेयर, तो फिर भी आपने आइडेंटिफाई करना है किसको, सिमिलैरिटीज को और डिससिमिलैरिटीज को। आइडेंटिफाई का वर्ड होता है सिर्फ निशानदही करनी है, डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपने एग्जामिनर को पहचान करवानी है कि प्लेटो और एरिस्टोटल इस मौजू पर दोनों की सोच क्या है, सेम है, लेकिन इस मौजू पर उनकी सोच क्या है, डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि उसने पूछा क्या है, कंपैरिजन, तो इसका पॉइंट 2 आ जाएगा कि आपने अब सारे का सारा फोकस किस पे करना है, जो उन दोनों के दरमियान क्या है, सिमिलैरिटीज है। नहीं नहीं नहीं, बता के दोनों फोकस किस पे करने, सिमिलैरिटीज पे करना है। अगर वो कहे कॉन्ट्रास्ट, तो फिर भी आपने आइडेंटिफाई किसको करना है, सिमिलैरिटीज को और डिससिमिलैरिटीज को। लेकिन अब आपका अगला जो फोकस होगा वो किस पे होगा, वो डिससिमिलैरिटीज पे होगा। जी, तो इसमें पॉइंट क्या है जो टेक्निकल है, पॉइंट ये है कि ज्यादातर बच्चे जब वर्ड कंपेयर आता है
तो वो डिसिमिलैरिटीज को मेंशन नहीं करते। और याद रखना वर्ड कंपेयर के मीनिंग के अंदर ही क्या आता है कि पॉइंटिंग आउट और आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड फोकसिंग ऑन सिमिलैरिटीज। क्योंकि हर सवाल पेपर में कंपेयर एंड कंट्रास्ट इकट्ठा नहीं देता। वो कईयों पर आपको पता है ना, वो सिंपली क्या पूछ लेता है, मेक अ कंपैरिजन, मेक अ कंपैरिजन। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। तो बच्चा उसमें क्या करता है, वो डिसिमिलैरिटीज को मेंशन करते ही नहीं है। वो जो दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज है वो उनको लिखा। लेकिन ज्यादा जोर आपने किस पे देना है जी? और अगर वो कहता है कि डिफरेंशिएट या कंट्रास्ट, मेक अ कंट्रास्ट बिटवीन पाकिस्तान प्रेसिडेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, तो उसमें बच्चा समझता है चूंकि उसने क्या पूछा मुझसे, फर्क पूछा, तो वो सारा फोकस पे किस पे करता है, डिसिमिलैरिटीज पे। लेकिन वो उनके दरमियान सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना वो क्या करता है, मिस कर जाता है, भूल जाता है। डन होगी बात? तो ये 4 वर्ड्स आज हमने पढ़ लिए, क्रिटिकली एनालाइज, डिफाइन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये वर्ड्स के मतलब हैं, ठीक है, इन वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, और ये मीनिंग्स जो हैं ये इनके मुताबिक आपने अपना नॉलेज जो है उसको तोड़ना है, उसको लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर पिछले 4 सालों के पेपर अगर आपने पास पेपर हल किए तो आप नोटिस करेंगे कि वो बार बार जो टिपिकल क्वेश्चंस होते थे उनसे हट के ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो तभी अच्छे तरीके से हम हल कर सकते हैं जब हमें टेक्निक्स पता है कि उस क्वेश्चन को हमने अब तोड़ना कैसे, उस क्वेश्चन की बाइफरकेशन कैसे करनी है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे बनाने। तो जब इन वर्ड्स पे हमारी, अच्छा ये एक अच्छा सवाल आ गया कि सर सिमिलैरिटीज में कितने पॉइंट लिखने हैं। अगर तो उसने पूछा है कि सिर्फ कंपेयर करो, तो फिर आप डिसिमिलैरिटीज के जो पॉइंट्स है ना, वो 3 से 4 बड़े पॉइंट्स वो सिर्फ मेंशन कर दे। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स लिखने। बाकी आप 8 से 10 पॉइंट्स जो हैं वो डिसिमिलैरिटीज के बना सकते हैं। और अगर उसने कहा कि कॉन्ट्रास्ट, तो फिर आप सिमिलैरिटीज के 3 से 4 पॉइंट्स, और जो डिफरेंसेस हैं उधर आप 6 से 8 या 10 पॉइंट्स, ये हस्बे इस्तात हस्बे स्पीड होता है, उसको आपने वहां पर मेंशन करना है। जी हेडिंग दोनों का लिखना है, नीचे डिसिमिलैरिटीज। जी कमल खानम, आप ना खुरम, कमल खुरम, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रहा जी, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का सेशन है, ये इसमें सिर्फ यही नहीं हम करेंगे। अब कल आप लोग जो है, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने अभी करना है, वो कल एक टेस्ट करके आएंगे। आपने अपनी मर्जी का कोई एक सब्जेक्ट ले लेना है जिस तरह आपको आसानी हो, या 3-3 4 क्वेश्चन आपने 3 सब्जेक्ट से ले लेने हैं जिनकी आपने रिवीजन करनी है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आपने उनकी कल जो रिवीजन करके आनी है ना, और अपने पास जो आउटलाइंस बनानी है रिवीजन करते हुए, वो आपने सिंपल उनकी हेडिंग्स को रट्टा नहीं मारना, आपने उनके ऊपर अप्लाई करके आना है कल डिफाइन को और साथ क्रिटिकली एनालाइज को। पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, जो मर्जी आपका ऑप्शनल है। पास्ट पेपर ले लें, पास्ट पेपर से स्टेटमेंट उठाएं और उन स्टेटमेंट्स को ऊपर रखें और उसके 2 हिस्से बना लें। एक तरफ उसको सॉल्व करें विद डिफाइन और एक तरफ सॉल्व करें विद क्रिटिकल एनालिसिस। और फिर देखें, आप फर्क देखें कि दोनों तरफ जब आप चलोगे तो कितना ज्यादा जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो चुका होगा। क्लियर हो रही है बात? और उसके बाद फिर हम डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। मैंने खुद जो है, पहले मैं बोर्ड पे करवाता हूं, इस दफा मैंने खुद पूरे का पूरा पेपर लिखा है
यानी कि सॉल्व किया है कि हेडिंग देनी है तो वो कैसे देनी है, ठीक है, यानी कि पूरा एक 3-4 शीट्स जो हैं उनके ऊपर दायरा बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन सी चीज है उसके लिए किस किस तरह से उसको तोड़ना है, ठीक है, वो सारी चीजें वो भी फिर हम करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो होपफुली आज के सेशन में हमें क्लियर हो गया कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें करनी है और उसको किस किस तरीके से करना है। डन हो गया जी? हाँ जी, क्लास का टाइम जो है वो यही है। जी जी, ये 2 वीक्स तकरीबन हमारा चलेगा, अगर आपको जरूरत होगी तो तीसरा वीक भी चला लेंगे, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, 11:30 से 12:30 हमारा टाइम है, ऑन कैंपस भी और ऑनलाइन भी। जी लियाकत साहब, आप इन टर्म्स को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पिक करेंगे ना उस क्वेश्चन को आप डिफाइन और क्रिटिकल एनालिसिस उसके मुताबिक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे। तो यू वुड फील द डिफरेंस कि कितना जो है वो हमारा दोनों चीजों में लेने से हमारा दिमाग भी और हमारा उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी दोनों क्या है वो ब्रॉडन हो जाएंगी। क्लियर हो गया जी? चले, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी ये मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा जी। क्वेश्चन कंप्लीट करके भी सॉल्व जो है वो अगर मुझे खुद कहेंगे तो मैं खुद भी कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपको साथ साथ खुद करवा भी रहा हूं कि ये करें और ये करें, और टॉपिक आपने वही लेना है ना जो आपको तैयार है। समझ रहे ना बात? जाहिर बात है ना, बंदा उसी के बारे में मौजू के बारे में लिख सकता है ना जो उसको तैयार है, तो जो उसने पढ़ा हुआ है। तो आपने कल भी जो सब्जेक्ट उठाने या एरियाज उठाने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो उठाने हैं जो सबको सबसे अच्छे आते हैं, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। मकसद तो आप ये है कि थोड़े टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, ये तो नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट कराना है। तो आपने वो क्वेश्चंस लेने हैं, वो एरियाज लेने हैं, वो सब्जेक्ट लेना है जो आपको बहुत अच्छा आता है, जिसकी फौरन से आप आउटलाइन बना सकते हैं। क्लियर हो गया जी? चलो, कोई आप लोग जो ऑन कैंपस बच्चे हैं, कोई सवाल किसी का, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कोई और कुछ? नहीं आज ये इस पे तो नहीं कोई मसला ना, वो आगे तो फिर जारी बात है जो चलेंगे फिर करेंगे ना। आई होप कि यहाँ तक कोई मौलवी परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, इससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक लिख रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि जब आप बॉक्सेस वो हेडिंग्स टिपिकल हेडिंग से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग जो है वो फिर बेहतर चलना शुरू होता है। क्लियर हो गया जी? चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन?